हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए तीसरा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस तीसरे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस तीसरे मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन हैं सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस तीसरे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के टाइम एंड वर्क टॉपिक से लिया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की हर शिफ्ट के अंदर टाइम एंड वर्क टॉपिक से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है एलसीएम मेथड और दूसरा तरीका है शॉर्ट ट्रिक। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर हम जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ में करवाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करने में सक्षम होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला क्या है तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले का यूज करके आप इस प्रश्न का आंसर कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x और y का मान क्या रखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए x के स्थान पर तो हम रखेंगे 18 दिन, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर लिख देंगे हम 18 दिन, ठीक है। इसी प्रकार से y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, y के स्थान पर हम रखेंगे 9। क्यों, यहाँ पर देखिए मेरे भाई ए एक काम को कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में करता है, इसलिए हमने x के बराबर में रखा 18। इसी प्रकार से b उसी काम को कितने दिनों में करता है, 9 दिनों में करता है, तो y के बराबर में हमने रखा है 9। अब मेरे भाई हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। अब हम x और y की वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और इस प्रश्न का आंसर ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है x गुणा में y बटा में x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, 18, तो यहाँ पर हम रखेंगे 18। उसके बाद में क्या है गुणा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणा। फिर क्या है y के स्थान पर क्या रखेंगे 9, तो यहाँ पर रख देंगे मेरे भाई 9। फिर क्या है बटा में x प्लस वाई, तो मेरे भाई x के स्थान पर रखेंगे 18, प्लस के अंदर y का मान कितना है 9, तो यहाँ पर रख देंगे 9। अब इसको सोल्व करिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 18 और 9 को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 नंबर हो जाएगा 162। अब इसी प्रकार से नीचे देखिए 18 प्लस 9 करेंगे तो 18 और 9 मिलकर बन जाएगा 27। अब यहाँ पर देखिए 162 को 27 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 162 को 27 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि 27 छीके हो जाएगा 162। यानी कि मेरे भाई ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करेंगे 6 दिन में। अब हमें देखना है कि 6 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 6 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला
याद होगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद करना ताकि आप एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर फुल सॉल्यूशन के साथ में रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो लगभग आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट में से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 83 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 83 से यहाँ पर 25 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 92 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 83 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। तो 83 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले मेरे भाई ध्यान से देखिए 83 मिलकर बना है 8 और 3 से। तो यहाँ पर क्या किया गया है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया गया है। तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5। अब 5 से 25 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 5 से 25 बनाने के लिए यहाँ पर इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि 92 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान से देखिए 92 मिलकर बना है 9 और 2 से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 है। और इस 7 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई आप सभी को पता है कि 7 का स्क्वायर होता है 49। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। और ध्यान से देखिए 49 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 56 है तो मध्य संख्या का वर्ग
क्या होगा। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम टॉपिक से लिया गया है और मेरे भाई आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर नंबर सिस्टम से लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न में पता करना है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि यदि 7 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है 56 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्य संख्या निकालेंगे। मेरे भाई ध्यान से देखिए मध्य संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मध्य संख्या। ठीक है, निकालेंगे कैसे तो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए बोला गया है कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग है 56 है। तो यहाँ पर हम मध्य संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 56 है और क्रमागत कितनी संख्या है 7 है। तो इस 56 को हम क्या कर देंगे 7 से भाग कर देंगे। तो 56 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8, यानी कि 8 7 के 56 है। अब यहाँ पर ये 8 क्या है, मध्य संख्या है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी कि 8 का वर्ग क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि 8 का वर्ग होता है 64, यानी कि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 56 है तो मध्य संख्या का वर्ग होगा 64। अब हमें देखना है कि 64 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 64 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम टॉपिक से ये प्रश्न लिया गया है और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। मेरे भाई जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक से प्रश्न दिया जाएगा तो सोल्व करेंगे कैसे। देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जब भी आपको नंबर सिस्टम टॉपिक से प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और यह पता लगाना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में स्पष्ट बोला गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है तो मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी कि आपसे पूछा गया है मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे मध्य संख्या। कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मध्य संख्या। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग है कितना 45। तो यहाँ पर मेरे भाई हम निकालेंगे मध्य संख्या निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे 45 है। कितनी संख्याओं का योग 45 है, 5 संख्याओं का। तो 45 को हम क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, 45 को 5 से भाग कर देंगे तो निकल कर आ जाएगी मध्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 45 को 5 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यानी कि 9 पंजे 45। ठीक है, अब ये 9 क्या है, मध्य संख्या। आपसे पूछा गया है मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, यानी कि 9 का वर्ग क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो 9 का वर्ग होता है 81, यानी कि मेरे भाई यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 45 है तो मध्य संख्या का वर्ग होगा 81। अब हमें पता करना है कि 81 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 81 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां और नीचे से 18वां है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये 5वां प्रश्न आप सभी के सामने रीजनिंग के रैंकिंग टॉपिक से लिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर रैंकिंग टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको याद है, तो मात्र 2 से 3 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर आप निकाल लोगे। फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई फॉर्मूला है टी बराबर है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए टी का मतलब हो जाएगा टोटल, एल का मतलब लेफ्ट साइड, आर का मतलब राइट साइड और एक का मतलब माइनस 1 करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया है ऊपर और नीचे, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अप एंड डाउन, लेफ्ट और राइट के स्थान पर अप एंड डाउन कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है कक्षा में कुल अभ्यर्थी कितने हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा टी। ठीक है, यानी कि मेरे भाई टोटल अभ्यर्थी। ठीक है, उसके बाद में लेफ्ट प्लस राइट है, तो यहाँ पर हम अप एंड डाउन कर लेंगे। तो ऊपर से देखिए कितना स्थान है पल्लवी का 25वां, तो यहाँ पर हम रख देंगे 25। ठीक है, नीचे से कितना स्थान है 18वां, तो यहाँ पर हम कर देंगे 25 प्लस 18, फिर क्या है -1, तो यहाँ पर हम कर देंगे -1। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 25 और 18 को आपस में जोड़ लेंगे, तो 25 और 18 मिलकर बन जाएगा 43 है। और मेरे भाई यहाँ पर आगे क्या है -1, तो 43 में से हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे, तो टी बराबर यानी कि टोटल आ जाएगा कितना, 43 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 42। ठीक है, यानी कि एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां और नीचे से 18वां है, तो कक्षा में कुल अभ्यर्थी होंगे या कुल विद्यार्थी होंगे 42। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 42 हमें दिया गया है ऑप्शन है सी के अंदर है, तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि जो हमने आपके एग्जाम के लिए मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया गया है वो इसी टाइप से फुल सॉल्यूशन के साथ में और शानदार क्वेश्चनों से तैयार किया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी वो मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है पीछे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का। ठीक है, तो छठे प्रश्न के अंदर राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है लोहा धातु, ऑप्शन बी है तांबा धातु, ऑप्शन सी है सीसा धातु और ऑप्शन डी है सोडियम धातु। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि सोडियम धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। ठीक है, तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है तांबा। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर मेरे भाई आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि तमिलनाडु राज्य में अधिकांश वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में स्थित है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए यूरेनियम तत्व है, ऑप्शन बी है फास्फोरस तत्व है, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन तत्व है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? ऑप्शन ए वर्ष 1521 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1529 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1527 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1525 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि खानवा का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1527 में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि खानवा का युद्ध कब एवं किन किन के मध्य में लड़ा गया था। तो मेरे भाई याद रखना, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 16 मार्च। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, 16 मार्च 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो मेरे भाई खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के मध्य। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। ऑप्शन ए सुचालक की लंबाई, ऑप्शन बी है विभवांतर, ऑप्शन सी है सुचालक का तापमान और ऑप्शन डी है अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी है स्वामी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है, और ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सोडियम धातु का संग्रहण निम्न में से किसमें करना चाहिए। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सोडियम धातु का संग्रहण करना चाहिए मिट्टी के तेल में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। मेरे भाई यहाँ पर देखिए सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में क्यों किया जाता है, क्योंकि जो सोडियम धातु है ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या करता है, आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में बोला गया है अधातुएं ऋणायन बनाती हैं, ऑप्शन बी में बोला गया है अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, ऑप्शन सी में बोला गया है अधातुएं धनायन बनाती हैं और ऑप्शन डी में बोला गया है अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई अधातुएं धनायन बनाती है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधातुएं धनायन नहीं बनाती है। ठीक है, बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही है, यानी कि अधातुएं ऋणायन बनाती है, ये कथन बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से ऑप्शन बी में बोला गया है कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, तो मेरे भाई ये कथन भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी में बोला गया है कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो मेरे भाई प्रश्न के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से दृढ़ ऊतक किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कोशिकाओं के, ऑप्शन बी है निर्जीव कोशिकाओं के, ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिकाओं के और ऑप्शन डी है जटिल कोशिकाओं के। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मेरे भाई दृढ़ ऊतक बने होते हैं निर्जीव कोशिकाओं के। ठीक है, और आपको एग्जाम के अंदर निर्जीव कोशिकाओं के स्थान पर मृत कोशिकाएं भी दिया जा सकता है। तो जो दृढ़ ऊतक होते हैं ये निर्जीव कोशिका या फिर मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी वस्तु का संवेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए वस्तु पर लगने वाले बल पर है, ऑप्शन बी है वस्तु के द्रव्यमान पर है, ऑप्शन सी है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर है और ऑप्शन डी है वस्तु के वेग पर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर 100% पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वस्तु का संवेग निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को आप ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है उस समय के अंदर यदि आप इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के अंदर लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि नीचे यहाँ पर ये चारों अभिक्रियाएं दी गई हैं, तो इन चारों अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मेरे भाई अपघटन अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रियाओं के विपरीत होती हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय बल, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण बल और ऑप्शन डी है
अभिकेंद्रीय बल। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 16 प्लस क्वेश्चन जिनके भी सही हुए हैं, समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।